हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई जरूरतमंद सामने आता है और हम मदद करने से पहले एक पल के लिए हिचक जाते हैं, है ना? जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य हमें इसी मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं जो हमारे समाज की उदासीनता और हमारी अपनी जिम्मेदारी पर एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। तो कहानी हमें ले जाती है नैनीताल की खूबसूरत वादियों में, लेकिन लेखक फौरन हमें ये एहसास दिला देते हैं कि इस कुदरती खूबसूरती के पर्दे के पीछे समाज के बंटवारे का एक बेहद कड़वा सच छिपा है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत तो है पर बस एक दिखावे की चीज बनकर रह गई है। हर कोई अपनी अलग छोटी सी दुनिया में जी रहा है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में ही लेखक कैसे समाज में फैली इस गहरी खाई की नींव रख देते हैं। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ हैं बिल्कुल बेफिक्र रौबदार ब्रिटिश पर्यटक जो ऐसे घूम रहे हैं मानो ये पूरी जगह उन्हीं की हो, और दूसरी तरफ हैं भारतीय जो थोड़े दबे हुए हैं और हर कदम पर अपनी सामाजिक हैसियत को लेकर बहुत सचेत हैं। और यही जो गहरा फर्क है ना, यही उस भयानक ट्रेजेडी की जमीन तैयार करता है जो बस होने ही वाली है। और ये जो ऊंच नीच का खेल है ये आपको वहां हर कोने में दिखेगा। अंग्रेज बच्चे हैं जो आज़ादी से खेल रहे हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पिता हैं जो मानो अपनी अमीरी और रुतबे का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब लोग एक बड़े से सामाजिक नाटक में अपना अपना किरदार निभा रहे हैं जो पहले से तय है। और फिर जैसे जैसे शाम ढलती है पूरा माहौल ही बदल जाता है। वो चहल पहल वाली शाम एक ठंडी, अकेली और सन्नाटे से भरी रात में तब्दील हो जाती है। ये जो घना कोहरा है ना, ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये असल में एक इशारा है उस आने वाले संकट का जो किसी अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करेगा। और इसी ठंडी, अकेली रात और कोहरे के बीच हकीकत दरवाजे पर दस्तक देती है। कोहरे से एक परछाई उभरती है और यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। कथावाचक और उनके दोस्त के सामने अचानक एक लड़का आ जाता है। करीब 10 साल का होगा, पैरों में चप्पल नहीं और ठंड से बुरी तरह कांपता हुआ। सोचिए, कुछ देर पहले वो अमीरी और शान शौकत देख रहे थे और अब गरीबी की सबसे कड़वी, सबसे नंगी सच्चाई उनके ठीक सामने खड़ी थी। तो दोस्त और उस लड़के के बीच एक छोटी सी लेकिन दिल को चीर देने वाली बातचीत शुरू होती है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा जाता है और उस लड़के का जवाब सिर्फ एक शब्द जो अपने आप में एक पूरी कहानी है, कुछ नहीं। बस ये एक शब्द उसकी सारी लाचारी, सारी भूख बयां कर देता है। और जब वो अपनी कहानी सुनाता है तो पता चलता है कि उसकी जिंदगी तो मुसीबतों का एक अंतहीन सिलसिला है। वो गरीबी से तंग आकर घर से भागा, रास्ते में उसका एक साथी था, वो भी मर गया। कहीं नौकरी मिली भी तो वहां से भी उसे निकाल दिया गया। और अब वो बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है उसका, कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। ये एक तरह से इंसानियत का इम्तिहान है। देखते हैं कि जिनके पास सब कुछ है वो इस बेबस लाचार बच्चे को देखकर आखिर करते क्या है। और इंसानियत इस इम्तिहान में पहली बार फेल होती है, और वो भी एक वकील के मुंह से। एक ऐसा इंसान जिसका काम न्याय की रक्षा करना है, मदद करना तो दूर की बात, वो तो अपने पुराने ख्यालों और डर के आधार पर उस बच्चे को सीधा चोर ही मान लेता है। बात खत्म। अब जरा दोस्त के मन की कश्मकश देखिए। उसके दिमाग में चल रहा है 10 रुपए, कहीं मेरा बजट ना बिगड़ जाए। सोचिए, एक तरफ एक बच्चे की जान का सवाल है और दूसरी तरफ 10 रुपए की मामूली सी चिंता, और वो चिंता उस बच्चे की जरूरत पर भारी पड़ जाती है। तो यहां पे ना हमें कुछ न करने के दो अलग अलग बहाने देखने को मिलते हैं। नतीजा दोनों का एक ही है। दोस्त तो पैसों के चक्कर में उलझा हुआ है और जो हमारा कथावाचक है वो तो एक ठंडा सा बड़ा स्वार्थी तर्क देता है कि भाई पहले खुद को ठंड से बचाओ फिर किसी और का सोचना। असल में ये दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागने के तरीके। और आखिर में क्या होता है? एक वादा, एक खोखला वादा। उस बच्चे से कहा जाता है कि तुम कल सुबह आना, तब मदद करेंगे। अरे भाई, मदद की जरूरत तो अभी है, इसी पल, इस जानलेवा ठंडी रात में। कल सुबह का वादा तो बस एक टालने का बहाना है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां थीं, ये जो बहाने थे, ये जो टालम टोल थी, इन सब का नतीजा क्या होता है? एक ऐसा अंत जिसे टाला नहीं जा सकता था, एक बेहद दुखद अंत। अगली सुबह होती है। कथावाचक और उसका दोस्त अपना सामान बांध रहे हैं, जाने की तैयारी में। वो उस लड़के का इंतजार तक नहीं करते, वो तो बस अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन तभी उन्हें एक खबर मिलती है, एक ऐसी खबर जो उन्हें बताएगी कि उन्होंने असल में क्या किया है। खबर बहुत सीधी और दिल दहला देने वाली है। रात में सड़क के किनारे एक 10 साल का पहाड़ी लड़का ठंड से अकड़ कर मर गया। और कहानी का अंत एक ऐसी तस्वीर के साथ होता है जिसे भूलना नामुमकिन है। उस लड़के के बेजान शरीर पर बर्फ की एक पतली सी परत जम गई है। लेखक लिखते हैं, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। और यहीं हम कहानी के टाइटल पर आते हैं, अपना अपना भाग्य। और ये टाइटल ही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। अपना अपना भाग्य मतलब सबकी अपनी अपनी किस्मत। जानते हैं ये किसके शब्द हैं? ये कथावाचक के शब्द हैं। उस लड़के की मौत की खबर सुनने के ठीक बाद कोई अफसोस नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, बस एक ठंडा सा ख्याल कि भाई उसका भाग्य ही ऐसा था। और ये एक ख्याल उसे अपनी सारी जिम्मेदारी से आज़ाद कर देता। और बस यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी और गहरी बात सामने आती है। कहानी हमें ये नहीं बता रही कि भाग्य कोई ऊपर से लिखी हुई चीज़ है। नहीं, कहानी बता रही है कि भाग्य दरअसल हमारा सबसे आसान बहाना है। कुछ न करने का बहाना, दूसरों के दुख से मुंह फेर लेने का बहाना, अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहाना। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है कि जब हमारे सामने कोई दुख या तकलीफ आती है तो क्या हम उसे भाग्य कहकर टाल देते हैं, या फिर हम हिम्मत करके ये सोचते हैं कि इसमें हमारी भी कोई भूमिका थी। अपना अपना भाग्य हमें मजबूर करती है कि हम इस सवाल का जवाब खुद से पूछें।